जो हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इंडिया कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना चाहता है इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। हम लोगों ने बहुत ही परफेक्टली डिजाइन किया हुआ है अपने राफेल के जैसा, अपने दूसरे जेट फाइटर्स, मिसाइल्स के डमी मॉडल। और ये डमी मॉडल सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ डमी होंगे। डमी मॉडल्स के तौर पर ये मिसाइल नहीं होते, ये कोई हार्म नहीं पहुंचाते, ये सिर्फ तादाद बढ़ाते हैं। 5 टन जितना हैवी एक हमने ऐसे ही डमी मॉडल बनाया था, और डमी मॉडल को हम उठा के ले गए किससे? चिनूक हेलीकॉप्टर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस एडिटोरियल के करंट अफेयर सेक्शन पे, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। और हम लोग आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेसन में 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को इस वीक में हम लोगों ने देखा था, उनको ही हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला आर्टिकल मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। सबसे पहला आर्टिकल अगर आप देख रहे हो तो आपके पास में इसरो का एक नया एयर ड्रॉप टेस्ट आया है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। क्या बोलते हैं भाई? इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यहीं पे अगर तुम दूसरे आर्टिकल्स की बात करोगे तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि हाउ हैव डिसेप्शन टेक्निक्स इन्वॉल्व। ये बेसिकली आपके डिफेंस पोर्शन का ये आपका सिलेबस से रिलेट कर सकते हो। जो हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एआई इनेबल्ड एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉय। अब भाई ऐसे तो बहुत ही भारी भरकम शब्द है, लेकिन हम लोग ये डिकॉय क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो हमारा जो अगला आर्टिकल होगा वो होगा एआई इनेबल्ड डिकॉय से रिलेटेड, एआई इनेबल्ड डिकॉय। और जो हमारा आखिरी आर्टिकल आज का होगा वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इंडिया को अपना खुद का एक नया स्पेस पॉलिसी क्यों चाहिए। एक लेजिस्लेशन की बात हो रही है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ना एक हमारे लिए स्पेस लेजिस्लेशन की बात होती है, ये क्यों चाहिए हमें। तो इसके लिए भी हम लोग जरा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके भी कुछ अच्छे पॉइंट्स को हम लोग अपने मीन्स पर्सपेक्टिव से डेराइव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट थिंग फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये है क्या और किसके पर्सपेक्टिव से हम बात करें। सबसे पहले इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट बेटा तुम्हारे स्पेस टेक्नोलॉजी से एक रिलेशन रखता है। और जिन बच्चों ने मुझसे ऑलरेडी स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, दे विल डेफिनेटली बी नोइंग कि हम लोगों ने एक मिशन पढ़ा था, गगनयान मिशन। और गगनयान मिशन में देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पर हम लोग बिफोर सेंडिंग ह्यूमंस इनटू द स्पेस, मतलब कि गगनयान मिशन, जिसको नहीं पता बता देता हूं, ये एक हमारे लिए क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ये क्या है भाई? एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। हम यूं बोल सकते हैं कि इंडिया का एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत इंडिया कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना चाहता है इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। कि हम भी कैपेबल हैं इंसानों को, हम भी भेज सकते हैं। कहां पर भाई? हम भी भेज सकते हैं स्पेस में। तो उसके लिए ये पूरा गगनयान मिशन प्लान है। अब देखो, शुरुआती दौर पर तो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेडलाइन थी उसको 2024-25 की रखा गया था, बट इस आर्टिकल के बिल्कुल लास्ट में ये बात बता दी गई है कि भाई साहब, इसकी जो डेट है, जो फर्स्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? H1 मिशन। H1 मिशन जो है, इट इज बेसिकली रिलेटेड विथ H1 मिशन इज रिलेटेड इन द ईयर ऑफ 2027। अब ये 2027 में प्लान होगा। H1 का मतलब है पहला ह्यूमन फ्लाइट मिशन जो होगा वो 2027 में होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग को बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। देखो, चूंकि यहाँ पर क्रू मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, अब आप सबको पता होगा कि यहाँ पर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। तो गगनयान मिशन ये कहता है कि हम लोग सेफली 3 इंसानों को स्पेस में लेके जाएंगे, वहां 3 से 5 दिन तक लो अर्थ ऑर्बिट में। कहां पर भाई? लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, 3 से 5 दिन तक रहेंगे वहां पर। और फिर फाइनली उसके बाद
हम लोग अर्थ के पास वापस से डिसेंट करेंगे, डी ऑर्बिट करेंगे और हम लोग सेफली उनको लैंड कराएंगे, सेफली लैंड कराएंगे। तो सेफली लैंड कराने की बात तक यहाँ पूरा गगनयान मिशन चल रहा है। गगनयान मिशन हमेशा से याद रखना कि इट इज नॉट जस्ट वन प्रोजेक्ट। गगनयान मिशन बहुत ही शानदार तरीके से, गगनयान मिशन को ना तुम हमेशा समझना कि इसका एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, हमारे इसका एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे स्पेस टूरिज्म से रिलेटेड, हमारा इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ह्यूमन लूनर मिशन, चांद पर इंडियंस को भेजना। अब इन सबकी डेडलाइन जो है वो भी काफी हद तक सिमटा दी गई है। हमारा फुल्ली फंक्शनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्टार्ट होगा 2028 से बनना और ये खत्म हो जाएगा 2035 तक। हम इसी के उपलक्ष्य में, इसी के साथ साथ हम लोग अपना ह्यूमन लूनर मिशन भी भेजने को तैयार हो जाएंगे और लगभग इससे 5 साल बाद 2040 तक हम लोग ह्यूमन लूनर मिशन भी भेजेंगे। इन द मीन वाइल वील ऑल्सो ट्राई फॉर स्पेस टूरिज्म। इंडिया का चूंकि स्पेस लॉन्च कॉस्ट जो है वो बहुत सस्ता है और इसीलिए इंडिया स्पेस टूरिज्म में बहुत आगे बढ़ सकता है। अब इन सभी रिलेशंस में हम लोग वापस से आर्टिकल की तरफ आते हैं कि आर्टिकल क्या कहना चाहता है। अब हमने पहले बताया कि देखो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के अंदर में ह्यूमंस जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब ह्यूमंस जा रहे हैं तो यहाँ के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारा एक प्राइम कंसर्न बन जाता है। जब भी हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम वो हर एक टेस्ट को पहले से करना चाहेंगे जिसकी भी गुंजाइश हो कि इसका शायद कोई ना कोई बुरा प्रभाव हमारे एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर पड़ सकता है। इस सिचुएशन में एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया गया है अभी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। अब इसमें होता क्या है, देखो गगनयान मिशन में जब भी तुम बात करोगे तो देयर आर 2 मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल ऐसा है जिसके अंदर में हमारे सारे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, क्रू मॉड्यूल। और इससे सपोर्टेड बहुत सारा एक और मशीन होगा जो कि इसके सारे लिविंग एनवायरनमेंट के साथ साथ सारे के सारे जितने भी इसके एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स वगैरह जो भी आते हैं वो सब इसके अंदर में सीमित रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, सर्विस मॉड्यूल। और एक्चुअल में इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि यही है हमारे लिए क्या, ऑर्बिटल मॉड्यूल। यही हमारे अर्थ के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में मूव करेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में मूव करेगा। ऑर्बिटल मॉड्यूल दोनों साथ साथ करेंगे। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर आना पड़ेगा तो उसके लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्रू मॉड्यूल को वापस लाने की बात की, क्योंकि सर्विस मॉड्यूल वापस लाके क्या करें, सर्विस मॉड्यूल काम तो खत्म हो गया। अब हमें चाहिए सिर्फ सेफली हमारे एस्ट्रोनॉट्स नीचे, तो इसके लिए सिर्फ क्रू मॉड्यूल नीचे आएगा। अब ये जब क्रू मॉड्यूल नीचे आ रहा होगा तो एक तरीके से अपने फ्री फॉल मैकेनिज्म के टाइम पर ये जब अर्थ के सरफेस से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर होगा तो इसके कुछ ऑटोमेटिक पैराशूट्स ओपन होने की बात हुई है। यहां पर इंडिपेंडेंट तरीके से कुछ इसके पैराशूट्स ओपन होंगे भाई। ये पैराशूट्स ऐसे होंगे जो कि इसको बहुत धीमे से एक पानी की सतह पर लैंड कराएं। इसी चीज की टेस्ट अभी की गई है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको स्पेस से छोड़ा है, हमने क्या किया है कि एक क्रू मॉड्यूल जितना हैवी, लगभग कितना, 5 टन का, 5 टन जितना हैवी एक हमने ऐसे ही डमी मॉडल बनाया था। और डमी मॉडल को हम उठा के ले गए किससे, चिनूक हेलीकॉप्टर से। किससे ले गए भाई, अपने हम चिनूक हेलीकॉप्टर से। और इस चिनूक हेलीकॉप्टर को हम लोगों ने 3 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद इस क्रू मॉड्यूल को नीचे छोड़ दिया। अब जब नीचे छोड़ा तो तुरंत के तुरंत क्या हुआ, इसके पैराशूट्स ओपन होते हैं, डिप्लॉय होते हैं और ये पैराशूट से बहुत ही सेफ लैंडिंग होती है इसकी। और हम ऐसा बोल रहे हैं कि जैसा टेस्ट कंडीशंस हमें चाहिए एक्चुअल सिनेरियो में, बिल्कुल वैसा ही परफेक्ट लैंडिंग हुआ है, परफेक्ट स्पॉट पर, परफेक्ट टाइमिंग पर, परफेक्ट स्पीड पर। तो इसीलिए हमारे लिए ये टेस्ट जो है एक सक्सेसफुल मिशन के बारे में हमें दर्शाता है। और ये हम लोग एक कदम और आगे बढ़ जा रहे हैं अपने किसके लिए, गगनयान मिशन के लिए। तो यही पूरा आर्टिकल हमारे पास में आया था। अब यहाँ पर इंडिया के हिसाब से जब हमारा गगनयान 1 मिशन होगा, ये तो गगनयान 3 मिशन हम बोल रहे हैं, जो H1 मिशन की हम बात कर रहे हैं, दिस विल बी ऑन द लेटर स्टेज। बट
सबसे पहले जो जीवन मिशन होगा, जीवन मिशन को सबसे पहले कुछ और फैक्ट्स मैं तुम्हें बता देता हूं जो इस आर्टिकल में मेंशन है और तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे पहले इस पूरे के पूरे गगनयान मिशन को हम एक ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट से लॉन्च करेंगे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, HLVM-3। HLVM-3 ह्यूमन रेटेड होगा। हर एक चीज को ह्यूमन रेटेड बनाना बहुत जरूरी है। तो एक तो लॉन्च व्हीकल ये होगा। दूसरा हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले जब हम गगनयान-1 मिशन भेजेंगे तो इसमें भी कोई इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि हमने यहाँ के लिए एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है व्योम मित्र। व्योम मित्र। तो व्योम मित्र एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है। उसके सिर पर हम लोगों ने बड़े सारे सेंसर्स लगाए हैं और इन सेंसर्स की स्टडी से हम ये समझ सकते हैं कि जब हमारा फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा हमारा स्पेस मिशन, तो इस सिचुएशन में लिफ्ट ऑफ करते टाइम पर उनके ब्रेन पर, इंसानों के ब्रेन पर कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं लग रहा है जिससे कि वो बर्दाश्त ही ना कर पाए। उन सभी चीजों को टेस्ट करने के लिए व्योम मित्रा को सक्सेसफुली रिकवर भी किया जाएगा और इन सब चीजों से हम परफेक्टली एक प्रैक्टिस सेशन अपना देख रहे होंगे गगनयान-1 मिशन बिफोर दिस H1 मिशन, पहला ह्यूमन-1 मिशन जो। तो ये वही सारी चीजें यहाँ पर एक एक करके यहीं पर लिखी हुई थी और लगभग लगभग ये डमी क्रू मॉड्यूल जो था इसको बड़े सेफली हम लोगों ने उतार दिया। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर बताई गया कि जो डेवलपमेंट मोड पर, जैसे कि एक यहाँ पर लिखा हुआ है, यह इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम में कि बराबर ऑक्सीजन जाए और ऑक्सीजन वहां पर सप्लाई हो, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हो बराबर उसको वापस ले, एक जबरदस्त इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात हो रही है। और दूसरा हो रहा है इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी जितने भी अबॉर्ट एक्शंस होने वाले होंगे उन सभी अबॉर्ट एक्शंस को पहले से ही वो डिटेक्ट करके सही टाइम पर अबॉर्ट मिशन को प्लान करेगा। तो ये भी एक मिशन हमारा बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ। ये है हाउ डिसेप्शन टेक्निक इज, हाउ हैव डिसेप्शन टेक्निक इवॉल्व। कैसे कैसे अब डिसेप्शन टेक्निक्स आ रहे हैं। हमने जैसे बताया कि ये बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में अगर शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है कहीं, तो आप सबको पता है वो किया है ऑपरेशन सिंदूर में। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिसीविंग टेंडेंसीज की बात की थी। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर पर पाकिस्तानी न्यूज चैनल ये दिखा रहे थे कि हमने बड़े सारे इनके मिसाइल्स मार दिए, बड़े सारे मिसाइल्स मार दिए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या पता है, हम लोगों ने बहुत ही परफेक्टली डिजाइन किया हुआ है अपने रफेल के जैसा, अपने दूसरे जेट फाइटर्स, मिसाइल्स के डमी मॉडल। और ये डमी मॉडल सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ डमी होंगे। डमी मॉडल्स के तौर पर ये मिसाइल नहीं होते हैं, ये कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ये सिर्फ तादाद बढ़ाते हैं अपनी। जैसे कि हमारे उसी में से असली वाले मिसाइल्स छिपे होंगे और इनमें हम लोग ऐसे ही रैंडम कुछ भी एक डमी मॉडल भेज देते हैं और इनका टेम्परेचर भी मेजरमेंट डाल देते हैं। हम लोग इनसे रडार सिग्नल को, वापस आने वाले सिग्नल्स को भी बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन करते हैं और हम बोलते हैं कि ठीक है भैया, तुमको मारना है ना, इनको मार लो, ये हमारे डमी मॉडल ही वैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें डिसीव कर रहे थे, हम तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन असली वाला मिसाइल तो जाके तुमको मारेगा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बेटा, डिसेप्शन टेक्निक बोल रहे हैं, डिसेप्शन टेक्निक। और डिसेप्शन टेक्निक में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोर्शन आता है वो आता है बेटा FOTD, एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डिकोड, AI इनेबल्ड। यहाँ पर लिखा AI इनेबल्ड एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉय। तो यहाँ पर डिकॉय की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली इजराइल के द्वारा जो रफेल, इजराइल्स रफेल है, वहां पर ये रफेल फाइटर्स में ऐसा देखा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और झूठ मूठ का दिखाते हैं कि हमने मार गिराया है, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो फालतू की बातें फैलाई थी, उन्होंने वो फालतू मतलब डमी वाले हमारे मारे थे, जिसको कि हम जाने देना चाहते थे, भाई इसी को मारो, हमारे असली वाले नहीं मार पाओगे। तो यही है पूरा FOTD सिस्टम जो है हमारा। FOTD मतलब बेटा फाइबर ऑप्टिक टॉय डिकॉय। ये जो FOTD है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो कि अगर याद हो पाए तो कभी भी अपने डिफेंस के आंसर्स में आप इसको बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि देखो अब इंडिया ही इकलौता ऐसा देश नहीं है, वैसे देखो बहुत सारे लोगों ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका यूक्रेन है, यूक्रेन के पास में ऐसे बहुत सारे आप बोल सकते हो वुडन और 3D प्रिंटेड फेक रशियन ड्रोन और मिसाइल ड्रोन के लिए उन्होंने इक्विपमेंट्स बनाए। सिमिलरली यूएस आर्मी के पास भी यही है। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ना, वो भी ऐसे ही डमी मॉडल्स के तौर पर बहुत सारे बनाए गए।
तो आज के टाइम पर लोगों को बेवकूफ बनाना जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इसकी शुरुआत हुई थी 1991 गल्फ वॉर से लेकर अभी तक यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट तक की बात करें, इन सभी में हमारे डिसेप्शन टेक्निक्स बहुत बड़े तरीके में चेंज हुए हैं। और अब हम लोग हाईली एडवांस्ड डिसेप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि वो सेम रेडार सिग्नल्स भी तुम्हें ट्रांसमिट करने देगा, तो सामने वाला दुश्मन को कभी भी दूर से देख के ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ये असली मिसाइल है कि नकली मिसाइल है। उसके हिसाब से वही असली मिसाइल है और वो उसके लिए अपना सारा एनर्जी इन्वेस्ट कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, जबकि जिस कंट्री ने ये मिसाइल को छोड़ा होगा उसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसीलिए इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिकॉय सिस्टम। तो ये पूरा आर्टिकल वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये एफओटीडी के बारे में जानना था, दैट्स इट। ये एफओटीडी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास बहुत ही शानदार एफओटीडी हैं, अभी भी है, सेम टू सेम जैसे यूएस के पास में है, रशिया के पास में है, चाइना के पास में है, तो हमारे पास में भी ये फाइबर ऑप्टिक टोर डिकॉय सिस्टम। ठीक है भाई, तो ये हमारा ये भी आर्टिकल था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर हम लोग अच्छा कुछ कुछ बातें यहाँ पर बस और देख लेते हैं हम लोग कि जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए भी हम लोग अब धीरे धीरे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना। अभी तक तो हम लोग सिर्फ जेट फाइटर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा हमने बोला है कि जितना भी बैटल टैंक्स होते हैं ना, तो उसके लिए एंटी टैंक मिसाइल्स सामने वाले दुश्मन देश छोड़ते हैं। तो हम लोगों ने अपने हिसाब से बैटल टैंक्स को भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया। तो वहां से भी कहीं से भी आपको एकॉस्टिक सिग्नेचर्स की बात हो, रडार सिग्नेचर्स की बात हो, थर्मल सिग्नेचर्स की बात हो, कहीं से भी कुछ भी आपको वेरिएशंस दिखेगा ही नहीं। एकदम एग्जैक्टली वो सही असल वाला ही दिखेगा। बस जब भी वो एंटी टैंक मिसाइल गिरेगा तो वो फालतू में डमी मॉडल को मार रहा होगा। तो दोनों चीजों के लिए ये है हमारे लड़ने का एक नया जरिया, लोगों को बेवकूफ बना के लड़ना है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है लड़ाई का। ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लगा मुझे, मुझे लगा आपको बस ये टर्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। ये वाई इंडिया नीड्स अ नेशनल स्पेस लॉ। इंडिया को अपना नेशनल स्पेस लॉ क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए? तो हमने बोला कि देखो भाई, क्या होता है कि एक सबसे पहले 1967 में बेटा, 1967 में एक ट्रीटी आई थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, आउटर स्पेस ट्रीटी। आप सबको पता होगा इसके बारे में, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा आउटर स्पेस ट्रीटी। ये बेसिकली क्या कह रहा था कि भाई साहब, इंसानियत को बचाने के लिए हम लोग एक ऐसे लॉ की बात करते हैं जो कि लीगली बाइंडिंग होंगी और स्पेस को हम कभी भी मिलिटराइज करने की बात नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से इसमें कई सारे प्रोविजंस वगैरह सब किए गए और लोगों को अच्छे तरीके से बाउंड करके इसने रखा। बट इसका एक टारगेट और था। इसका टारगेट ये था कि चूंकि इंटरनेशनल आउटर स्पेस ट्रीटी है, तो ये एक प्रकार से इंटरनेशनल लॉ है। हर एक नेशन को अपने अपने अकॉर्डिंग आउटर स्पेस ट्रीटी को ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ नेशनल लॉ भी फॉर्मुलेट करने चाहिए। तो ये तो एक चलो दरकार थी आउटर स्पेस ट्रीटी की, तो कई सारे देशों ने बनाया। तुम अगर यूएसए की बात करो तो यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड फॉर्म में अपना खुद का स्पेस नेशनल लॉ है। तभी हम लोग बात करते हैं कि वहां की जो स्पेस इकोनॉमी है, इस स्पेस इकोनॉमी का मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा दिया जाता है। मतलब कि प्राइवेट एंटिटीज जो है उनका 98% कॉन्ट्रीब्यूशन है और जो नासा है, मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनका मात्र 2% कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए वहां पर इतने अच्छे लॉज बन चुके हैं, लेकिन अब इंडिया धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। दिस इज पॉइंट नंबर 1, जहां पर इंडिया को अपने ऐसे ही रोबस्ट नेशनल लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट अबाउट ग्लोबल स्पेस लेजिस्लेशन। तो ये तो बात हो गई हमारी नेशनल लेजिस्लेशन, मींस कि हमारे नेशन में भी ऐसी बात होनी चाहिए। ये सब हमने कर लिया। तो जापान, लग्जमबर्ग, यूएसए, इन सब के पास बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क इनैक्टेड हैं ऑलरेडी। फिर विल इंडिया इनैक्ट सिमिलर लेजिस्लेशन? यस, इंडिया शुड इनैक्ट। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इंडिया के पास में जो स्पेस इंडस्ट्री अब धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो इंडिया का एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग को इसके बारे में पता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इन स्पेस। इन स्पेस, ये जो इन स्पेस की हम बात कर रहे हैं, इन स्पेस ये अब हाँ हमारे लिए मतलब बहुत ही शानदार चीज है इन स्पेस। तो ये इन स्पेस का काम ही इसीलिए इसको बनाया इसीलिए गया था। इन स्पेस को बनाया गया था बेटा कब? ये बनाया गया था 2021। ये 2021 में जब ये इन स्पेस को बनाया गया, तो इसका मतलब ये था कि इसका काम ही था सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन और ऑथराइजेशन का। प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन, किसके लिए ऑथराइजेशन देना है भाई? इसको बनाना था बेटा सारे के सारे लॉज, इसको बनाना था सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस, जो कि हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को सही तरीके से गाइड कर पाए। एट द सेम टाइम इसका काम और भी था कि हमें बनाना था यहाँ पर कुछ क्लस्टर्स,
ऐसे क्लस्टर्स या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि स्पेस सेगमेंट के लिए डेडिकेटेड काम कर पाए। तो इन सब चीज के लिए इन स्पेस बहुत शानदार तरीके से काम कर तो रहा है, लेकिन स्टिल हमारे पास अभी भी नेशनल लॉ की कमी है, जो कि एक रॉबस्ट स्ट्रक्चर के तौर पर हमारे प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि वाई इंडिया नीड्स अ नेशनल स्पेस लॉ, भाई साहब, क्योंकि हमारा धीरे धीरे अगर देखा जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पेस इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इस बढ़ते हुए टाइम पर हम लोग के पास नॉर्म्स, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने बोला कि हमने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 बनाई तो थी, जिससे कि स्पेस एक्टिविटीज को ऑथराइजेशन वगैरह मिले, इन स्पेस वगैरह बनाया तो था। लेकिन ठीक है, एक सेकेंड कंपोनेंट अभी भी इसका मिसिंग है, और वो है स्पेस एक्टिविटीज लॉ। तो हमने स्पेस, यहाँ पर हमने ये नेशनल स्पेस लॉ के तहत हमने एक इंडियन स्पेस पॉलिसी तो बनाई थी, लेकिन इंडियन स्पेस पॉलिसी के साथ साथ हम लोग को स्पेस एक्टिविटीज लॉ भी चाहिए, जो कि बेसिक पर्पस में, जैसे हम लोगों ने मान लो 100% एफडीआई की बात की थी कि अप टू 100% ये सैटेलाइट कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो ये हमारे 2023 की पॉलिसी में लिखा था कि भाई तुम बना दो, 100% एफडीआई कर देते हैं, स्पेस के कंपोनेंट्स, सैटेलाइट कंपोनेंट्स बना दो। लेकिन वो सैटेलाइट के कंपोनेंट्स बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के बाइस ये ऑटोमेटिक रूट से आ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशनल क्लैरिटी चाहिए, जिनको जिनको जिन जिन कंपनीज को कौन से कंपोनेंट बना सकते हैं, किसमें कितना है, वो सारी क्लैरिटी अभी भी यहाँ पर नहीं मिलती। सिमिलरली यहाँ पर अल्टीमेटली देखो, इंडिया की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्राइवेट कंपनीज को, जैसे थर्ड पार्टी कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज है, उन सबको ये पूरा का पूरा, कोई भी अगर किसी भी प्रकार का, मान लो कि उनको इंश्योरेंस कवर चाहिए या फिर उनको डैमेज कवर चाहिए, तो वो सब भी इसी फ्रेमवर्क के अंदर में आना चाहिए। लेजिस्लेशन इस बारे में बताना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो किसी भी इंसान, मतलब किसी भी कंपनी को, एकेडमिशिया को, इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, लेकिन उसके भी प्रोविजंस अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। तो ये आर्टिकल यही बोल रहा है कि बेसिकली क्या है ना, कि इसीलिए हमें एक मैंडेटरी तौर पर इसकी जरूरत पड़ रही है, एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा इनफोर्सिएबल स्पेस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग स्पेस रिलेटेड सभी डेटा को ध्यान में रखते हुए किसी को ऑथराइजेशन देने की बात हो या फिर किसी को पेटेंट देने की बात हो, ये सब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। यही पूरा आर्टिकल यहाँ पर हमें इसके बारे में समझाता है। तो आई होप ये तीन के तीनों आर्टिकल्स आपको छोटे छोटे सही थे, बट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको सब समझ में आए होंगे। आई होप कि ये पूरा का पूरा मुद्दा आपका परफेक्ट तरीके से बिल्कुल क्लियर हो चुका है, एंड आई होप कि आपने इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनको अपने नोट्स में कहीं ना कहीं मेंशन जरूर से कर लिया होगा। तो बेटा, आज के आर्टिकल को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारियां इंपॉर्टेंट लगी होंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना कि आप इसके अलावा और क्या चाहते हैं हमारे साइंस एडिटोरियल डिस्कशन से। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।